नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू तरीके से क्रमबद्ध रूप में आप लोग कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि अब परीक्षाएं बहुत जल्द ही आरंभ होंगी। तो मैंने आपसे इसके पहले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया का पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आज पार्ट 2 डिस्कस करना है। तो चलिए बिना किसी विलम्ब के स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यहाँ पे है आपका साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिणी प्रशांत महासागर। जब यहाँ से हवाएं चलती हैं तो यहाँ पे क्या है, इसके पूर्वी तट के साथ साथ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को है। यहाँ पे माउंट कोसियुस्को, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जब हवाएं चलती हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा करके ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो नीचे निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है और हवाएं ऊपर उठती हैं और पानी नीचे अपनी छोड़ देती हैं नमी। यहाँ जब नमी छोड़ देती हैं तो इसीलिए यहाँ पे इधर का जो क्षेत्र है काफ़ी डेवलप है ऑस्ट्रेलिया में, और सारी जनसंख्या का लगभग 90% इधर ही निवास करता है। जब सारी नमी अपनी हवाएं इधर छोड़ देती हैं समुद्र की, तो इधर क्या शुष्क होगा, जाहिर सी बात है। जब इधर का क्षेत्र शुष्क होगा, मरुस्थल होगा, यहाँ पठार होगा तो कृषि करना असंभव है। कृषि नहीं होगी तो जनसंख्या जाहिर सी बात है इधर निवास नहीं कर पाएगी। जनसंख्या नहीं निवास कर पाएगी तो इधर मरुस्थल बनेगा, रेगिस्तान बनेगा। इसीलिए ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यहाँ पे क्या, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये आपका क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इधर है। विक्टोरिया डेजर्ट में कई सारे डेजर्ट्स भी हैं, सैंडी है, गिब्सन है, और भी सारे हैं, खारवाटर है, स्टुअर्ट है ना, बता चुका हूँ पहले। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बीच में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ नमी जो बचती है तो इधर गिरती है, और जो बाकी ये जो क्षेत्र है ये बीच का धंसा हुआ क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ठीक, या इसको मध्यवर्ती बेसिन भी कहते हैं। मैं इधर लिखता हूँ ग्रेट आर्टिजन बेसिन, या इसको मध्यवर्ती बेसिन भी कहते हैं, मध्यवर्ती बेसिन। चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया का एकदम नीचे धंसा हुआ भाग है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करके आपको समझाता हूँ। जो ये ऑस्ट्रेलिया का नीचे धंसा हुआ भाग है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। जब यहाँ वर्षा तो होती नहीं है तो, लेकिन कृषि तो करना ही पड़ेगा। अब कृषि करने के लिए क्या होगा, ये चूँकि इतना धरातल इसका नीचे धंसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जगह जगह कुएँ खोदे गए हैं इस क्षेत्र में पूरे। और ये क्षेत्र इतना ही नहीं है, ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है ये भी है। आप मैप में देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज ये हमें बताता है कि डार्लिंग रेंज जो है, मरे डार्लिंग नदी यहाँ है, एडिलेड में गिरती है। डार्लिंग रेंज यानी यहाँ भी नमी वाला कुछ क्षेत्र है, थोड़ी बहुत कृषि हो जाती है। तो यहाँ पे जो कुएँ खोदे गए हैं इनको हम लोग बोलते हैं उत्स्रुत कूप, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिजन वेल्स, ठीक। उत्स्रुत कूप उन कुओं को बोलते हैं जिनका धरातल जो है समुद्र तल से बहुत ही नीचे होता है। जैसे आपको उदाहरण के लिए दिया जाए कि जैसे कहीं पे वाटर लेवल बहुत ही 30-40 फीट पे होता है तो पानी बहुत आसानी से निकल जाता है, कहीं 100 फीट पे होता है तो बोरिंग ज़्यादा लंबी करनी पड़ती है। उसी तरीके से यहाँ है, यहाँ वाटर लेवल बहुत ऊपर है तो आसानी से यहाँ पे पानी निकल आता है। आप यहाँ जब कुएँ खोद दिए जाते हैं तो ये उत्स्रुत कूप ऐसे कूप होते हैं जिनमें स्वतः ही पानी निकलता रहता है, इनमें से जल हमेशा अपने आप निकलता रहता है। इस वजह से यहाँ नमी बनी रहती है। इसी ग्रेट आर्टिजन बेसिन के दक्षिणी भाग में यहाँ पे पाई जाती है आपकी एक झील पाई जाती है जिसका नाम है आयर झील, लेक आयर। इसकी एक खास विशेषता है, पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा भाग है ये आयर झील। और आयर झील ऐसा है कि यहाँ से स्वतः ही पानी निकलता रहता है, यहाँ खुदाई भी नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे कोई डिगिंग नहीं हुई है।
अपने आप पानी निकलता है। तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही मतलब शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र बन जाता है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे ब्रिटेन में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका तरफ पाया जाता है। तो इसी तरह इसके चारों तरफ का शीतोष्ण जलवायु का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन्स। डाउन्स क्या है? डाउन्स जैसे उत्तरी अमेरिका में मैं बताऊंगा प्रेयरी जलवायु प्रदेश पाया जाता है, अर्जेंटीना में पम्पास वगैरह। तो डाउन्स ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ लंबे मुलायम पतले घास के मैदान पाए जाते हैं। मक्का गेहूँ की खेती बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे रहने योग्य परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हों, जहाँ पे खेती अच्छे से की जा सके, उसे कहते हैं डाउन्स। डाउन्स एक प्रकार के मैदान होते हैं। आपको मैं कुछ नाम लिखा देता हूँ, वहाँ पे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? डाउन्स। अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? अर्जेंटीना पम्पास। हंगरी में बोलते हैं इनको पुस्टाज। हंगरी में पुस्टाज बोलते हैं। न्यूजीलैंड में बोलते हैं कैंटरबरी। फिर आपका आ जाए साउथ अफ्रीका में इनको बोला जाता है वेल्ड। और उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, हंगरी में पुस्टाज, अर्जेंटीना में पम्पास और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये लंबे मुलायम घास के मैदान होते हैं जो पाए जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है। अब चलिए आपको और अच्छी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका आर्टिजन बेसिन के बारे में। जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद का पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, इसको 3 भागों में मैं बांटता हूँ। मैं इधर समझाता हूँ आपको। ये आपका आर्टिजन बेसिन, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है पूरी। ये 3 भागों में है। ये आपकी मकर रेखा है, और हाँ मकर रेखा मैं बता दूँ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया के एकदम मध्य से गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, साउथ। ऑस्ट्रेलिया 3 भागों में बटा है, 1, 2, 3। जो दक्षिणी भाग है इसको बोलते हैं विक्टोरिया। जो मध्य वाला है न्यू साउथ वेल्स। जो ये भाग है आपका ऊपर, ये क्वींसलैंड है। आप लोग सोचते होंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में नहीं बताया, तो आज पहले वही चर्चा करते हैं हम लोग। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। क्वींसलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्रेट बैरियर रीफ का जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी सिरे में क्वींसलैंड के साथ साथ विस्तार हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये इसके पीछे है कोरल सी। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रवाल भित्ति, आप समझते हैं, मूंगा चट्टानें, इनसे इसका निर्माण होता है। ग्रेट बैरियर रीफ आपका ये है पूरा क्वींसलैंड के साथ साथ ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट की खोल का बना होता है, जो कि आपको बताएं कि कैल्शियम कार्बोनेट की खोल से बना होता है। और प्रवाल जो है जानवरों के, जीवों के छोटे मोटे अस्थि पंजरों से मिलकर बना होता है। ये खोल में रहते हैं जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी लंबाई करीब आप जान लीजिए प्रवालों की, मैं प्रवाल पे चर्चा कर रहा हूँ। प्रवालों की जो लेंथ होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है प्रवालों की। और ये क्या करते हैं, इनका भोजन भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये स्वयं को ही खाते हैं और इनको खाने वाला दूसरा आ जाता है, और फिर इसके ऊपर बनाते बनाते लाखों करोड़ों वर्षों बाद एक ये चट्टान बना देते हैं।
उसी तरह ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है आपको। और हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ का जब निर्माण होता है तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे होती है, क्या आपने ये कभी समझने का प्रयास किया? मैं बताता हूँ। ग्रेट बैरियर रीफ हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय कहाँ होता है? 0 डिग्री इक्वेटर होता है, इसके आसपास का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होगा। इंडिया कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से। यहाँ पे आपको देखा होगा लक्षद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी सिरा। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ है। तो यानी कहाँ पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है प्रवाल या मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं, जिसको ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय कहते हैं। लक्षद्वीप भारत में नाम दे दिया गया है। इनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों